हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार एमडी कैनन एकेडमी में सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की जितनी भी फ्री पीडीएफ क्लासेस, क्लास नोट्स, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो आप जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, आरआरबी की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। और इस तरीके का क्लासेस का कंटेंट शायद ही आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मैं बताऊँगा प्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मुझसे जुड़े रहिए। हम चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो इसमें आज का जो क्लास नंबर 1 है, और एक मिनट, क्लास नंबर 1 है। इसमें टॉपिक है आज का जो अर्थशास्त्र, उसके जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अर्थशास्त्र की डेफिनेशन वगैरह और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र या इंग्लिश में कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी पढ़ाई। धन के बारे में हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। जिस ब्रांच के अंदर, यानी कि जिस ब्रांच के अंदर, जिस शाखा के अंदर हम धन का अध्ययन करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ये उसकी होगी सिंपल सी डेफिनेशन, जो सभी को पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ें हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं, इसके फादर कौन है, यानी पिता कौन है, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है। तो एडम स्मिथ, जो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उनको ये अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, या फिर अर्थशास्त्र के पिता बोल लो, अर्थशास्त्र के फादर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन है इसकी ये पुस्तक है, जो किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था। ये चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं इसको। ये भारत के अर्थशास्त्री थे। भारत में मतलब अर्थशास्त्र में योगदान दिया था इन्होंने। ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, बट इन्होंने जो अर्थशास्त्र के हर फील्ड में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से एक अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना भी चाणक्य ने की थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समझने की बात भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब शाखाओं के बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस कहते हैं इंग्लिश में इनकी, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। हम फर्दर किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। हम अर्थशास्त्र की 2 मेन शाखाएं हैं, मेन ब्रांचेस हैं। एक समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये चीज़ इनके वर्डिंग्स में ही छुपी हुई है। जैसे माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बड़ा लेवल। और यानी माइक्रो हम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किसकी करते हैं? व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि आदमी के पर्सनल लेवल पर, पर्सनल जीवन में जो भी इनकम है, खर्च है, और क्या वो कमा रहा है, क्या वो खर्च कर रहा है, मतलब जो भी खर्चे हैं, कोई पर्सनल, एक इंडिविजुअल के एक आदमी के तौर पर जितना भी खर्च, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जो समष्टि अर्थशास्त्र है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। संपूर्ण अर्थशास्त्र की हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे हम राष्ट्र लेवल पर, जैसे बजट हो गया, बजट तो सभी के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए। उसकी जो जीडीपी होगी,
और नेशनल इनकम होगी, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। मांग होगी, आपूर्ति होगी, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम संपूर्ण अर्थशास्त्र के अंदर, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दो चीज़, यानी कि इंडिविजुअल के आदमी के लेवल, एक पर्सनल लेवल पर हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और बड़े लेवल पर हम करते हैं स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी, जो इसके प्रकार हैं, प्रकार के बारे में अभी जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इन पीडीएफ में। आगे मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, तो इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। जो प्रकार हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो एक साम्यवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था के मेनली प्रकार हैं। नियंत्रण के आधार पर ये प्रकार है, यानी कि कंट्रोल किस किस के हाथ में है, इसका रिमोट कंट्रोल के आधार पर हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। और आयात और निर्यात के आधार पर हम 2 भागों में बांट करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात दोनों होता है, और बंद अर्थव्यवस्था के अंदर आयात और निर्यात नहीं होता है, यानी कि देश के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर, लिमिटेड सीमा के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको कहते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात, यानी एक दो तीन देशों के बाद कहीं भी आना जाना होता है, वहाँ से जो अर्थव्यवस्था, जो धन मिलता है या फिर जाता है धन, बजट मिलता है, उसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा ये आ गया है, अब बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी, पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब क्या होता है? पैसा, इनकम, जो पर हमारे पास जमा राशि है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस कंट्रोल के आधार पर पढ़ रहे हैं अभी हम सबसे पहले, यानी कि नियंत्रण किस किस के हाथ में होता है। इनका कंट्रोल है जो बाजार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और ये उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर का इस पर नियंत्रण होता है। प्राइवेट आदमियों का, प्राइवेट कंपनियों का, प्राइवेट आदमियों का इस पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। पब्लिक का कोई नियंत्रण नहीं होता, ना ही सरकार का नियंत्रण इस पर होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, यानी लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। चाहे पब्लिक के लिए महंगी वस्तु बेचे या मंदी वस्तु बेचे, लेकिन जो बेचने वाला है उसको अपना प्रॉफिट कमाना है, बस ये इसका मोटिव, एक उद्देश्य होता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत के लेसेज फेयर सिद्धांत पर आधारित है। ये बात इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था लेसेज फेयर का। इसमें क्या है कि मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई इंटरफेयर नहीं होता, यानी लोग जो मनमानी अपने बाजार में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से अपने फायदे के लिए चीज़ें बेचते हैं, ना कि जनता के लिए चीज़ें नहीं बेचते। यानी कि ना ही सरकार का नियंत्रण होता, सरकार उसके रेट को बढ़ाया घटा नहीं सकती। जैसा उनको मिल रहा है आगे से, अपना प्रॉफिट में बचा कर वो आगे बेच देते हैं बाज़ार में। आपने देखा होगा एक ही बाज़ार के अंदर कहीं टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, कहीं 25 रुपए किलो, कहीं 15 रुपये किलो, यानी अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो बेच रहे हैं ना। ठीक है, और इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। सरकार ये नहीं कह सकती भाई आप ज़्यादा क्यों बेच रहे हो, आप कम क्यों बेच रहे हो। कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता, प्राइवेट आदमियों का नियंत्रण होता, प्राइवेट सेक्टर होता है ये। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होगी। हस्तक्षेप का अर्थ है सरकार का हस्तक्षेप ना होना, यानी सरकार कोई इंटरफियर नहीं करती भाई। वो कहता है कि भाई न सरकार ये पूछती है कि आपने 15 में क्यों बेचा, 10 में क्यों बेचा, 20 में क्यों बेचा, यानी अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो चीज़ें बेच रहे हैं। इसको कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? बाजार का और प्राइवेट लोगों का। ठीक है, उसके बाद में है निजी संपत्ति, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार, उपभोक्ता की संप्रभुता, कंज्यूमर सोवरेनिटी, और मूल्य निर्धारण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है कि बाजार पर निर्भर करता है जो मूल्य निर्धारण है, यानी कि रेट का जो निर्धारण कौन करता है? बाजार।
डिमांड और सप्लाई के आधार पे, यानी कि अगर एक भाई, एक मिनट, यानी कि ये जो मूल्य का निर्धारण है, यानी रेट का जो निर्धारण है, कितने चीज़ में कितने रुपए किलो चीज़ बेचनी है, कितने रुपये में नहीं बेचनी है, ये निर्धारण कौन करता है? बाजार पर निर्भर करता है। यानी बाजार के जो, एक मंडी में जाओगे जैसे आप, बाजार का जो रेट होगा उसी के हिसाब से जनरल चीज़ें देते हैं, मतलब कोई ज़्यादा भी देता है, कोई कम देता है, कोई फिक्स तो रेट होता नहीं है। एक बाजार का नॉर्मल रेट होता है कि भाई हाँ, ये चीज़ इतने रुपए किलो में मिल रही है, कोई उसको 5 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, कोई कम बेच रहा है, ये चीज़ें चलता रहता है। बाजार पर निर्भर करता है रेट का निर्धारण, यानी कि प्राइस, है ना। और जैसे इसके एग्जाम्पल हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मेन एग्जाम्पल, अमेरिका, कनाडा, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। वन लाइनर में भी या फिर ऑप्शनल ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई अमेरिका या कनाडा की अर्थव्यवस्था कौन सी है, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कौन सा इनमें उदाहरण है, ऐसे आपको से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सेकंड की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी, समाज का मतलब क्या है? समाज यानी जनता, जनता के हित के लिए जो अर्थव्यवस्था की होती है उसको कहते हैं हम समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि जो राज्य अर्थव्यवस्था है, जो सरकार की अर्थव्यवस्था है, वो क्या होती है? जनता के हित के लिए कार्य करती है। वो सोचती है जनता के हित में कोई अच्छा कार्य हो, उनको ज़्यादा रेट ना मिले, यानी कि गरीब से लेके अमीर, गरीब से गरीब तक की वो सोचती है सरकार की सभी के लिए कुछ चीज़ों का जो रेट है वो समान हो, ठीक है। इसका जन्म पूंजीवाद के विरोध में हुआ है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके उल्टा है ये बिल्कुल। उस पर क्या था? पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का जो वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर का उस पर बोलबाला था, उनका कंट्रोल था, प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का। इस पर क्या होता है? पब्लिक का कंट्रोल होता है, सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं होता। जैसा मतलब पब्लिक के हिसाब से सरकार को नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसके जो जनक हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स। और वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती थी? एडम स्मिथ के आधार पर। एडम स्मिथ का जो लेसेज फेयर सिद्धांत प्रिंसिपल था, उस पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम कर रही थी। और समाजवादी किस पर काम करती है? कार्ल मार्क्स के। और इसकी बुक थे इम्पोर्टेंट है, दास कैपिटल बुक है। एडम स्मिथ की बुक कौन सी थी? आप कमेंट करके बताइए मुझे। एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और इस पर उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी पब्लिक सेक्टर का। उस पर किसका था? प्राइवेट सेक्टर का। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके बाद में पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। हम अभी पढ़ लेते हैं, बाद में आपको मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए ये कार्य करता है। ये इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जनता की भलाई के लिए काम करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स के इसके जनक हैं, दास कैपिटल इसकी बुक है, और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर बात करते हैं, इसका मूल्य निर्धारण कौन करता है? सरकार का केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कि सरकार की एक कमेटी होती है, सरकार का एक तंत्र होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। सरकार मतलब वो ग्राउंड लेवल पर देख दाख कर सब कुछ चीज़ें सब चीज़ों का मतलब देख कर ही मूल्य निर्धारण करती है, ताकि लोगों के लिए सब चीज़ें खरीदने में, बेचने में आसानी हो, ठीक है। इसका उदाहरण है रूस। रूस क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। अब एक अर्थव्यवस्था और आती है जिसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। समाजवादी में क्या था? सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है, और पूंजीवादी में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट लोगों का है कंट्रोल है, बाजार पर नियंत्रण निर्भर करता है सारा कुछ, है ना। और समाजवादी में क्या था? जो समाज के लिए, कल्याण के लिए सरकार नीतियां बनाकर रेट का निर्धारण करती है, ठीक है। और साम्यवादी में क्या था? सरकार का पूरा कंट्रोल, जैसे सरकार चाहे मन मर्जी कर सकती है। इसमें कुछ जैसे एग्जांपल चीन में, उत्तर कोरिया में,
यानी कि आपको 1500 रुपये किलो अनाज देगा तो लेना पड़ेगा, 1500 ही लेना पड़ेगा। अब जैसे सरकार ने एक बार ऑर्डर फरमान जारी कर दिया, सारे देश में वही चीज़ें लागू हो जाएंगी। इसको कहते हैं कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल चीन और उत्तर कोरिया इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं तीसरे टाइप की मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इन पे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। यानी कि दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, सह अस्तित्व कहते हैं जिसको। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने बताया था जिसपे पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, नियंत्रण, और निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। ये देख लीजिए आप, पब्लिक सेक्टर सरकार, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का नियंत्रण होता है, लेकिन कार्य कौन करता है उसके लिए, पब्लिक के लिए सरकार करती है। प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र का निर्माण होता है, उसमें लाभ कमाना होता है, इसमें लोगों की भलाई के लिए सरकार नीतियां बनाती है। ठीक है, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोनों का मिश्रण है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के आगे बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, यानी को एग्जिस्टेंस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के बिना नहीं चल सकता, प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर के बिना नहीं चल सकता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये आप ऑप्शन में लगा देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब ये भी पूछा जा सकता है भारत ने मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो कब अपनाई। सबसे पहले 1951 से 56 तक क्या थी, पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। फर्स्ट पंच 5 ईयर प्लान कहते हैं इंग्लिश में जिसको। 51 से 56 क्या थी, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी कौन सी थी, 56 से 61। इस अर्थव्यवस्था में इस साल में इस 5 ईयर प्लान में सेकंड 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, इसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है, सामान्य स्थिति में तो जनरल में बाजार निर्धारण करते हैं, और विशेष स्थिति में सरकार करती है। यानी जब बहुत महंगाई बढ़ जाती है सरकार एकदम से, फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ता है कि भाई नहीं, जनता के लिए ये आसानी नहीं हो रही है चीज़ों में, तो वो रेट को घटाए या बढ़ाती है। ठीक है, और नॉर्मल स्थिति में बाजार पर ही निर्भर करता है। तो बाजार पर निर्भर करता है वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया, और सरकार पर निर्भर करता है पब्लिक सेक्टर में आ गया। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, फिर आती है विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कि फॉरेन रिलेशंस के आधार पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, यानी मैंने बताया था ना, आयात और निर्यात के आधार पर। एक तो ओपन इकोनॉमी जिसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और दूसरी क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ आयात और निर्यात विदेश निवेश करते हैं। आयात होगा निर्यात होगा तो विदेश निवेश भी करेगी। भारत मतलब जैसे भारत है, भारत श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, या फिर चीन से, या फिर अमेरिका से आयात और निर्यात करेगी, तो उसको क्या कहेंगे, हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी भारत के अंदर अंदर जो इकोनॉमी है, हम किसी से ना तो आयात कर रहे, ना निर्यात कर रहे, ना चीज़ों को ले रहे हैं। एक देश के अंदर की जो इकोनॉमी है उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, आयात और निर्यात विदेशी निवेश इसमें नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप बहुत अच्छे से। तो ये था आज का टॉपिक और चैप्टर। अब इसमें रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं। फर्स्ट क्लास थी आज की, जनरल चीज़ें थी, इसमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ा हमने, और क्या कहते हैं उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, और मेन इम्पोर्टेंट अब इसमें मेरे लिए आप आंसर दे के जाएंगे। मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
एक तो बुक का नाम इम्पोर्टेंट है इनमें, और इनके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल दीजिए, समाजवादी के एग्जाम्पल दीजिए, साम्यवादी के एग्जाम्पल दीजिए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल दीजिए। ये देशों के नाम बताए थे, उनको आप लिख लीजिए अलग कॉपी में। और दूसरा था इसमें जो क्या कहते हैं, बुक्स ही किताब लिखी थी, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन है, एडम स्मिथ की है, और अर्थव्यवस्था ग्रंथ है वो चाणक्य ने लिखी थी, और एक बुक और थी जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, वो दास कैपिटल। ये 3 बुक इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को आप अलग एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप बहुत जल्दी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये आज की पहली क्लास थी, ये जनरल चीज़ें थी। आगे भी मैं आपको ऐसी क्लास लाता रहूँगा, और पीडीएफ में आपको बता दूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।